हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने चैप्टर अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है तो आपको इन क्वेश्चंस को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हैं तो आप बहुत ही ईजिली ये जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं इनको आप सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, तो आप इनको ध्यान से देखना और प्रैक्टिस करना। अगर जहाँ प्रॉब्लम है तो उस टॉपिक को दोबारा से क्या करना है, उसको स्टडी करना है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि अभी भी अल्टरनेटिंग करंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं जब इस तरह से क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ मोर डेंजरस इन यूज़, AC और DC। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि विच इज़ मोर डेंजरस इन यूज़, AC और DC। या तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई इज 220 वोल्ट AC इज मोर डेंजरस देन 220 वोल्ट DC। ठीक है, 220 वोल्ट AC एंड 220 वोल्ट DC। तो क्यों AC की वैल्यू क्यों है डेंजरस देन DC? 220 वोल्टेज AC लिया है आपने और 220 वोल्टेज आपने DC लिया है, तो क्या आंसर रहेगा आपका इस केस में? तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी आपने पीछे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आपने स्टडी किया था तो आपने अल्टरनेटिंग करंट में आपने बताया था कि हमारे पास जो ग्राफ है वो इस तरह बनता है, ऐसे करके यूं करके ग्राफ बनता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये जो वैल्यू यहाँ पर ये जो आता है ये वैल्यू किसके लिए आती है? ये पीक वैल्यू होती है करंट की, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो ये मैंने पीछे भी आपको बताया था कि ये आई नॉट क्या है, दिस इज योर पीक वैल्यू ऑफ AC। जबकि DC के केस में अगर AC और DC के बारे में आपको पूरा कंपैरिजन है तो DC के केस में आपको पता है कि इस तरह से कोई वेव फॉर्म नहीं होता है। वहाँ पर जो करंट होगा वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। ठीक है, जबकि AC के केस में कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा है, लेकिन जो AC है वो ज़्यादा डेंजरस है DC से, क्योंकि इसका कारण ये है कि जो पीक वैल्यू है AC की वो ज़्यादा होती है, इंडिकेटेड जो वैल्यू होती है उसके कंपैरिजन में वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे घरों में आने वाली जो वोल्टेज है वो 220 वोल्टेज AC हम बता रहे हैं, लेकिन पीक वैल्यू इसकी 310 वोल्टेज तक आती है। ठीक है, मतलब हम बोलते हैं ना कि जैसे घरों में आने वाली वोल्टेज है वो कितनी है, 220 वोल्टेज AC हम घरों में सप्लाई करते हैं, लेकिन इसी की जो पीक वैल्यू है, जो मैक्सिमम जो वोल्टेज आती है AC की वो 310 वोल्टेज तक आती है। तो 310 तो क्या है, जो पीक वैल्यू है AC की वो उसकी इंडिकेटेड जो वैल्यू है उससे क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो पीक वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो पीक वैल्यू आपने कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो? तो आपने पीछे आपने किया है कि कैसे आपने फाइंड आउट करना है पीक वैल्यू, E0 अपॉन √2। जैसे हम वोल्टेज की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो कितना वोल्टेज आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इससे जैसे आपने ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी, तो E0 की जो वैल्यू होगी, यहाँ पर आप E0 अगर आप वोल्टेज को बता रहे हैं, यहाँ पर मैंने ये करंट की बात मैं बता रही हूँ, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वोल्टेज की बात, वोल्टेज को भी आप ऐसे ही बताओगे। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी वोल्टेज की, √2 इंटू जो आपके पास टोटल जो वोल्टेज है, तो कितनी आ रही है वोल्टेज। रूट मीन स्क्वायर नहीं लेना है इसको, वोल्टेज ले लो आप, यहाँ पर वोल्टेज भी आप लिख सकते हो। तो √2 इंटू जो वोल्टेज है वो कितनी है AC की, 220 वोल्टेज। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1.414 इंटू 220, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू 301.1 ऐसे वोल्टेज आती है। तो जो DC है वो तो हमारे पास 220 वोल्टेज ही है, लेकिन जो AC की जो पीक वैल्यू है वो 310 वोल्टेज तक
आ रही है। तो ये आपको पता है ना कि आप ये वोल्टेज है, तो यहाँ से आपने चाहे आप इसको वोल्टेज की फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दो, तो ई नॉट अब वोल्टेज दिया है, वोल्टेज 220 वोल्टेज दिया है, तो √2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 220 इंटू 1.414 इसको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो 311.1 वोल्टेज। तो इतनी वोल्टेज पीक वैल्यू इतनी आ रही है, इतनी वोल्टेज 220 वोल्टेज ही नहीं आ रही है, लेकिन उसकी जो पीक वैल्यू है वो 310 तक जा रही है। तो AC क्या है, मोर डेंजरस है देन किससे, DC से, क्योंकि उसकी जो पीक वैल्यू है तो उसकी इंडिकेटेड वैल्यू से क्या है वो ज़्यादा आ रही है। ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि कैपेसिटर ब्लॉक्स DC वाई, एक्सप्लेन वाई ए कैपेसिटर ब्लॉक्स DC एंड अलाउ AC टू पास थ्रू इट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि कैपेसिटर है वो DC को ब्लॉक कर रहा है लेकिन AC को इजीली पास कर रहा है। तो ये मैंने पहले भी बताया है स्टूडेंट्स। अब आपको पता है कि कैपेसिटर XC क्या है, इन केस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं और इसकी जो वैल्यू है 1/C ओमेगा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा को 2π न्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि DC के लिए क्या होता है, DC के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट करंट फ्लो करता है, ऐसे बिल्कुल कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी DC की क्या होती है, 0। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि DC में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है। तो जब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है तो इसकी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। तो XC जो कैपेसिटर के केस में जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो इन्फिनाइट आ रहा है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है। क्या कर रहा है, कैपेसिटर ऑफर इन्फिनाइट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ DC। देखो यहाँ पर जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी तक आ रही है रेजिस्टेंस की, तो इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है तो वो क्या करेगा, वो ब्लॉक ही करेगा DC को, वो पास नहीं होने देगा। ठीक है, इतना रुकावट आ रहा है, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है कैपेसिटर के केस में DC के लिए। तो जो DC है कैन नॉट पास थ्रू द कैपेसिटर, जबकि AC के केस में आपको पता है कि वहाँ पर अगर मैं इसी को लिखूँ फॉर AC, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको पता है कुछ ना कुछ रहेगी, फाइनाइट वैल्यू रहेगी, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो वेव फॉर्म में आप AC को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या रहेगी, फाइनाइट वैल्यू रहेगी। जब हम इसको XC की फॉर्म में लिखेंगे तो समथिंग डिवाइडेड बाय फाइनाइट वैल्यू, तो कुछ ना कुछ क्या आएगा, बिल्कुल स्मॉल जैसा रेजिस्टेंस आ जाएगा, मतलब वेरी स्मॉल वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत कम रेजिस्टेंस आ रहा है AC के केस में। तो जब बहुत कम रेजिस्टेंस आ रहा है AC के केस में तो AC ईजिली फ्लो कर जाती है, कहाँ से, कैपेसिटर से बिल्कुल ईजिली फ्लो कर जाएगी AC। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर DC कैन फ्लो ईजिली थ्रू द इंडक्टर बट AC कैन नॉट पास ईजिली। अब ये क्वेश्चन इंडक्टर के केस में भी पूछ लिया गया है कि इंडक्टर क्या कर रहा है, DC को ईजिली फ्लो करने दे रहा है लेकिन AC को नहीं। तो सिंपल आपने इसी फॉर्म में आपने बता देना है कि अब इंडक्टर का रेजिस्टेंस आपने लिखना है, XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो इसकी जो वैल्यू होती है वो L ओमेगा होती है, L इंटू 2π न्यू। अब DC के केस में बता देंगे आप कि फॉर DC फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो XL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर L इंटू 2π 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो XL की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो जो इंडक्टर है दिस विल ऑफर नो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ DC, बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, कोई वैल्यू नहीं आ रही है रेजिस्टेंस की, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है DC को फ्लो करने के लिए इंडक्टर के केस में। तो आपने बताना है देयरफॉर इट कैन फ्लो ईजिली थ्रू द इंडक्टर, कहाँ से, ये इंडक्टर से ईजिली फ्लो कर जाएगी DC। लेकिन फॉर AC के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या रहेगी, फाइनाइट रहेगी, आपको पता है। तो XL की वैल्यू L इंटू 2π न्यू
फाइनाइट वैल्यू आएगी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस आएगा जब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनाइट वैल्यू आएगी तो यहाँ पर इतने ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है इंडक्टर, ठीक है। तो आपने बता देना है कि इंडक्टर ऑफर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ AC, ठीक है। XL फाइनाइट वैल्यू आ रही है, बता देंगे इंडक्टर ऑफर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ AC, सो इट कैन नॉट फ्लो ईजिली थ्रू द इंडक्टर, सो इट कैन नॉट फ्लो ईजिली थ्रू द इंडक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा है मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रूव दैट हाई फ्रीक्वेंसी AC कैन पास थ्रू ए प्योर कैपेसिटर ईजिली। हाई फ्रीक्वेंसी AC है उसको आप इजीली पास कर रहे हो कैपेसिटर से, बट नॉट थ्रू ए प्योर इंडक्टर। अब यही क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को घुमा के यही क्वेश्चन बता दिया गया है कि जो AC है वो तो इजीली पास हो रही है कैपेसिटर में से, लेकिन इंडक्टर में से पास नहीं हो रही है। तो आपको पता है, आपने बता देना है अगर कैपेसिटर के केस में आपको पता है कि वैल्यू कितनी है, 1/c ओमेगा है, 1/c इंटू 2 न्यू। और AC की हम बात कर रहे हैं तो AC के लिए फॉर AC फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, इन्फिनिटी। और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की बात किया है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। जब हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे तो इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, तो XC की वैल्यू कैसी आ जाएगी, निग्लिजिबल आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी AC कैन पास थ्रू द कैपेसिटर ईजिली। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो एक मतलब कैसी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, निग्लिजिबल वैल्यू आ जाएगी रिएक्टेंस की वैल्यू, ठीक है। तो आपने बताना है कि प्योर कैपेसिटर के केस में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हम ये बता रहे हैं। तो XC यहाँ पर क्या रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी जो AC है वो पास हो जाती है कहाँ से, प्योर कैपेसिटर से ईजिली। जबकि इंडक्टर का केस है XL इज इक्वल टू L ओमेगा, यहाँ पर आएगा L इंटू 2 न्यू। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो XL की वैल्यू भी कैसी आ रही है, वेरी लार्ज। मल्टीप्लाई करके XL की वैल्यू क्या आ रही है, वेरी वेरी लार्ज। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है AC के लिए इंडक्टर के केस में। तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, तो XL बहुत ज़्यादा होगा, तो हाई फ्रीक्वेंसी AC कैन नॉट ईजिली पास थ्रू द इंडक्टर। तो आपने बता देना है कि हाई फ्रीक्वेंसी AC कैन नॉट पास थ्रू द इंडक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, draw the graph showing the variation of reactance of a capacitor and inductor with the frequency of an AC circuit, ठीक है। draw the graph showing the variation of reactance कैपेसिटर के लिए और इंडक्टर के लिए with the frequency of an AC circuit। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने बता देना है कि कैसे जो रिएक्टेंस होता है कैपेसिटर की वैल्यू, उसकी वैल्यू होती है 1/c ओमेगा यहाँ पर, और 1/c इंटू 2 न्यू रिएक्टेंस के लिए। तो XC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है फ्रीक्वेंसी के लिए। तो जब भी हमने ग्राफ बनाना है इस केस में, तो ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए कैसे बनेगा, ये बनेगा यूँ इनवर्सली के लिए, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो रिएक्टेंस की वैल्यू क्या है, कम है, तो यूँ करके ग्राफ बनेगा विद फ्रीक्वेंसी XC। और इंडक्टर के लिए XL की वैल्यू क्या आएगी, L ओमेगा आएगी, L इंटू 2 न्यू, L इंटू 2 न्यू, ये वैल्यू आ जाएगी 2 न्यू। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है XL देयरफॉर XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा है, फ्रीक्वेंसी न्यू के आ रहा है। तो यहाँ पर जो इंडक्टर का जो रिएक्टेंस की जो वैल्यू आएगी, तो ये XL के लिए ऐसे बनेगा ग्राफ, ये XL है और ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
तो यहाँ तक आपने इसको कर लेना है, बिल्कुल ईजी है। तो इनवर्सली होगा तो ग्राफ यूँ बनेगा, अगर एक्स ही ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। और इंडक्टर के केस में आपको पता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, तो ये ग्राफ यूँ स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है, देखेंगे व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए डिवाइस एक्स, a current of 0.5 ampere flow through the circuit and is in phase with the applied voltage. When the same voltage is applied across another device Y, the same current again flow through the circuit, but it leads the applied voltage by pi upon 2 radian. Identify the devices. Students देखो, एक डिवाइस है X, एक डिवाइस X है बता रहे हैं, और 200 वोल्टेज यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं, और करंट की वैल्यू, वोल्टेज कितनी है स्टूडेंट्स 200 वोल्टेज, और करंट की वैल्यू कितनी है 0.5 एम्पियर करंट है, एक सर्किट है उसमें से पास हो रहा है, और इन फेज है। जब इन फेज का डायग्राम आपके पास आता है तो आपको पता है इन फेज में जो एंगल होता है, फेज एंगल, वो क्या होता है, जीरो होता है। जिस डायरेक्शन में वोल्टेज होती है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो ये तो रेजिस्टेंस वाला केस है। जब हमारे पास कैसा होगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि करंट और वोल्टेज किस में होते हैं, इन फेज में होते हैं, क्योंकि फेज डिफरेंस वहाँ क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि कितना है, तो आइडेंटिफाई दिस, ये जो डिवाइस है एक्स डिवाइस, तो एक्स डिवाइस क्या है हमारे पास, ये कौन सा डिवाइस है, एक्स डिवाइस इज ए रजिस्टर। अब इसमें आगे क्वेश्चन क्या है, व्हेन द सेम वोल्टेज इज अप्लाइड, सेम वोल्टेज ले रहे हैं आप 200 वोल्टेज, ठीक है, और सेम करंट अगेन फ्लो कर रहा है, लेकिन बट इट लीड द अप्लाइड वोल्टेज, जो करंट की वैल्यू है वो लीड कर रही है स्टूडेंट्स। तो करंट की वैल्यू लीड कर रही है वोल्टेज के कंपैरिजन में। तो ये आपको पता है कि करंट की वैल्यू लीड कब करती है, π/2 लीड कर रही है। तो ये कौन सा केस है, ये कैपेसिटर का केस है कि द सेम करंट अगेन फ्लो थ्रू द सर्किट बट इट लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय π/2 रेडियन। तो जो बाई जो डिवाइस होगा वो कौन सा डिवाइस होगा, वो क्या होगा, कैपेसिटर। वो डिवाइस है हमारे पास कैपेसिटर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए वेरिएबल कैपेसिटर। एक इलेक्ट्रिक लैम्प लिया है जिसको आपने कनेक्ट किया है किसके साथ, कैपेसिटर के साथ, वेरिएबल कैपेसिटर है। बट हैपन इफ सोर्स इज डीसी। अब ये बता रहे हैं कि क्या होगा, वो लैम्प जलेगा कि नहीं जलेगा। अगर आपने सोर्स क्या लिया है, डीसी लिया है, तो डीसी के केस में क्या होगा और एसी के केस में क्या होगा, इफ़ द कैपेसिटेंस इज डिक्रीज्ड। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है कैपेसिटर के केस में, वो वैल्यू क्या होती है, XC = 1/C ओमेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2π वैल्यू लिख देंगे। तो अब डीसी का केस है कि जो सोर्स हमने लिया है पहले, वो क्या लिया है, डीसी लिया है। तो फॉर डीसी के लिए आपको पता है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या रहती है, 0। तो XC की वैल्यू आ जाएगा 1/0 इज इनफिनाइट। तो आपको पता लग गया कि कैपेसिटर ऑफर कर रहा है इनफिनाइट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ डीसी। डीसी को यहाँ से पास नहीं होने देगा कैपेसिटर। पता है आपको कि जब डीसी पास नहीं होगी कैपेसिटर से तो द बल्ब विल नॉट ग्लो। जो बल्ब है विद द हेल्प ऑफ डीसी ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि आपने क्या लिया है, कैपेसिटर लिया हुआ है। तो डीसी के केस में आपको पता है कि इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है तो वो ब्लॉक कर देगा डीसी को, वो पास नहीं होने देगा। तो कोई करंट जब पास ही नहीं होगा तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो जबकि एसी के केस में क्या होगा, एसी के केस में आपने बता देना है कि फॉर एसी सोर्स के साथ अगर कनेक्ट किया गया है तो XC = 1/C ओमेगा। तो यहाँ पर तो वैल्यू आपको पता है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या रहेगी, मतलब स्मॉल
वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी ना, जैसे फाइनाइट वैल्यू, तो इसको जब डिवाइड करेंगे आप तो स्मॉल वैल्यू आ जाएगा, तो बिल्कुल स्मॉल जैसा रेजिस्टेंस आएगा, तो वो इजीली क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी एसी कैपेसिटर के केस में। तो जो बल्ब है जो उसके साथ कनेक्ट किया था वो क्या हो जाएगा, वो ग्लो हो जाएगा। तो ये आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, ये बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज विद द सोलेनाइड इज lit by AC source. If the soft iron core is introduced in the solenoid, will the bulb glow brighter? देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जा रहा है कि एक बल्ब है, ये बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज विद ए सोलेनाइड इज lit by AC source, ठीक है। If the soft iron core is introduced in the solenoid, will the bulb glow brighter? अब स्टूडेंट्स यहाँ पर सोलेनाइड का केस ले रहे हैं ये, और आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस में हमारे से क्या पूछा है। तो हमें पता है कि जो इंडक्टिव जो रिएक्टेंस होती है उसकी वैल्यू हमने लिख दी है XL इज इक्वल टू ओमेगा L और 2 पाई न्यू L। अब हमने क्या किया कि सॉफ्ट आयरन कोर को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है सोलेनाइड में। तो सोलेनाइड का आपको डायग्राम आपको पता है कि कैसे हमने बनाया था सोलेनाइड का। तो आपको पता है कि जैसे ही आप सॉफ्ट आयरन कोर को इंट्रोड्यूस करोगे सोलेनाइड के अंदर, तो वहाँ पर जो वैल्यू होगी L की, इंडक्टर की, सेल्फ इंडक्टर्स की, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो उसकी वजह से जो इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब रेजिस्टेंस यहाँ पर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मतलब रेजिस्टेंस भी सोलेनाइड के अंदर फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो जो करंट होगा वो इसमें से कम फ्लो करेगा। तो जो बल्ब है वो ब्राइटर नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, डिम हो जाएगा, ठीक है। हमें पता है कि जो इंडक्टिव जो रिएक्टेंस की जो वैल्यू होगी, सोलेनाइड का केस आपने पीछे भी स्टडी किया हुआ है, बिल्कुल इजी है, क्योंकि ये सोलेनाइड में आपने इंडक्टर को ही हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पर आप इंडक्टर की वैल्यू ले लेंगे। ये बता रहे हैं कि सोलेनाइड के अंदर जैसे ही हमने सॉफ्ट आयरन कोर को इंट्रोड्यूस किया तो जो सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू होगी सोलेनाइड में वो इंक्रीज हो जाएगी। जब L की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो इफेक्टिव जो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू होगी सोलेनाइड में वो भी बढ़ जाएगी। XL की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो XL जब बढ़ेगा तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा, और जिसकी वजह से जो बल्ब है हमारा वो बहुत ज़्यादा ब्राइट ग्लो नहीं करेगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू 2 सर्किट एज शोन इन फिगर, बट इज द करंट थ्रू आर एट रेजोनेंस इन बोथ द सर्किट। ये 2 सर्किट हमारे पास दिए गए हैं कि और AC सोर्स से इनको हमने कनेक्ट किया है। तो हमें पता है कि जो फर्स्ट जो सर्किट है ये बता रहे हैं कि कितना करंट फ्लो करेगा R में से रेजोनेंस में इन बोथ द सर्किट। तो अब आपको रेजोनेंस की वैल्यू आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस क्या होता है। तो पता है आपको कि कितनी वैल्यू यहाँ पर, कितना यहाँ पर करंट फ्लो करेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कौन सा, इस सर्किट को हम क्या बोलेंगे, इस सर्किट में ये है हमारे पास सीरीज LCR सर्किट। ये जो दिस वन सीरीज LCR सर्किट। तो सीरीज LCR सर्किट है, तो आपने एट रेजोनेंस हमने किया है। रेजोनेंस आपको पता ही है कि XL की वैल्यू किसके बराबर होती थी, XC के बराबर की, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होती है रेजोनेंस में। और आपको ये भी मालूम है कि I की वैल्यू कितनी होती है, E/Z, और E और Z इज योर इम्पीडेंस। इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी आती थी, R² प्लस XL माइनस XC स्क्वेयर। तो जब XL इज इक्वल टू XC के बराबर होगा तो I इज इक्वल टू E अपॉन क्या आ जाएगा,
यहाँ पर R आ जाएगा और E/Z। तो यहाँ पर Z क्या हो जाएगा, मिनिमम। जब Z मिनिमम होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, तो सर्किट में करंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो इस केस में क्या होगा कि करंट क्या होगा, मैक्सिमम फ्लो करेगा सर्किट में से। अगर आपने पीछे LCR सर्किट और रेजोनेंट सर्किट आपने अच्छे से स्टडी किए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। और जो दूसरा जो सर्किट है हमारे पास वो कैसा है, ये पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है, दिस वन। यहाँ पर इंडक्टर और कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस, ये पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है। तो इस केस में क्या होगा, जो इम्पीडेंस की वैल्यू होगी वो मिनिमम नहीं होगी पैरेलल के केस में। यहाँ पर इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो जब मैक्सिमम होगी तो जब मैक्सिमम होगा तो करंट सर्किट में से क्या फ्लो करेगा, मिनिमम, पैरेलल के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए बल्ब एंड ए कैपेसिटर आर कनेक्टेड in a series to an AC source of variable frequency. How will the brightness of the bulb change on increasing the frequency of AC source? ये बता रहे हैं कि जो ब्राइटनेस है किसी बल्ब की वो कैसे चेंज कर सकते हैं जब आप फ्रीक्वेंसी को क्या करोगे, इंक्रीज करेंगे AC सोर्स की। तो अब आपको पता है, ठीक है, एक बल्ब है और एक कैपेसिटर है, आर कनेक्टेड इन ए सीरीज टू एन AC सोर्स। AC सोर्स के साथ हमने उसको कनेक्ट किया है। हाउ विल द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब चेंज ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC? तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये जो गिवन जो सर्किट है वो कौन सा है, वो एक RC सर्किट, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, RC सर्किट की बात कर रहे हैं। RC सर्किट में आपको पता ही है कि यहाँ पर जो बल्ब है वो कैसा एक्ट कर रहा है, बल्ब एक रजिस्टर की तरह एक्ट कर रहा है। द बल्ब एक्ट्स हियर लाइक रजिस्टर। बल्ब रजिस्टर की तरह बिहेव करेगा और C क्या है, कैपेसिटर है। तो RC सर्किट ही है, यहाँ पर इंडक्टर की तो बात ही नहीं हो रही है। तो जो बल्ब है वो कैसा बिहेव करेगा, एक रजिस्टर की तरह। तो आपको ये भी पता है कि जो करंट की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, करंट की वैल्यू E/Z ले लो, EMF या तो वोल्टेज जो भी आपने लेना है, V/Z, ये सेम वही है। तो यहाँ पर E लेना है E ले लो, V लेना है V ले लो, और Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो यहाँ पर RC का केस है तो इंडक्टर की वैल्यू तो क्या रहेगी, 0 रहेगी इस केस में, ठीक है। L क्या रहेगा, 0। तो हमारे पास R² की वैल्यू आ जाएगी और प्लस 1/C² ω²। XC की वैल्यू लिख देंगे, XC आपको पता है कितनी होती है, 1/C ω। और जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इंक्रीज होगी, ओमेगा की जगह आपने क्या पुट करना है, ओमेगा हम पुट करेंगे 2πν। फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज होगा तो आपको पता है Z की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। Z की वैल्यू जब डिक्रीज होगी तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो उसकी वजह से जो बल्ब का जो ब्राइटनेस होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे देखो 1/2πν आ जाएगा नीचे, तो उसकी वजह से जो Z हैगा वो क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। और जब Z डिक्रीज होगा तो ये है, जब Z डिक्रीज होगा तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब करंट इंक्रीज होगा तो बल्ब की ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पावर इज डिसिपेटेड इन AC सर्किट हैविंग रजिस्टर ओनली एंड नॉट इन AC सर्किट हैविंग इंडक्टर और कैपेसिटर। कमेंट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि ये बता रहे हैं कि अगर पावर वाला अगर आपने टॉपिक आपने स्टडी किया है कि पावर कितनी कंज्यूम्ड होती है इन LCR सर्किट, तो ये AC सर्किट में जिसमें रजिस्टर है वहीं पर क्यों हो रही है डिसिपेटेड, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो पावर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √mean² I, √mean² वैल्यू ऑफ करंट एंड cos ऑफ फाई।
दिस cos phi इज योर पावर फैक्टर। ठीक है, तो फाई क्या है? फेज एंगल है बिटवीन वोल्टेज और करंट के बीच में। तो जब हम यहाँ पर रजिस्टर्स का केस करते हैं तो रजिस्टर्स के केस में हमें पता है कि वोल्टेज और करंट में फेज एंगल क्या होता है? जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है उसी डायरेक्शन में करंट है, तो यहाँ पर फेज एंगल कितना होता है? 0 होता है। तो cos 0 की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो E R M S और I रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, cos 0 1 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आती है ये आती है वर्चुअल पावर के बराबर। ठीक है, वर्चुअल पावर। लेकिन अगर हम यही केस हम क्या करें, कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में करें, तो आपको पता है कि कैपेसिटर के केस में और इंडक्टर के केस में क्या होता है? इंडक्टर के केस में करंट हमारा लैग करता है 90 डिग्री वोल्टेज के कंपैरिजन में, π/2। और कैपेसिटर के केस में करंट क्या करता है? लीड करता है, लीड करता है। कैपेसिटर के केस में करंट क्या करता है? लीड करता है वोल्टेज के कंपैरिजन में। तो एंगल, फेज एंगल क्या आ जाएगा दोनों के केस में? π/2। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 क्या होता है? 0। जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो E इंटू I इंटू 0, तो ये कितनी वैल्यू आएगी? 0 आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ पर जो पावर डिसिपेटेड होगी इंडक्टर और कैपेसिटर में जब फेज एंगल π/2 है तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाउ डज लो पावर फैक्टर अकाउंट फॉर लार्ज पावर लॉस इन लाइन्स? हाउ डज लो पावर फैक्टर, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या है? लो है। अकाउंट्स फॉर द लार्ज पावर लॉस इन लाइन्स, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है लो पावर फैक्टर की वजह से लाइन्स में, ऐसा क्यों होता है? एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो स्टूडेंट्स आपने बताना है कि जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर cos फाई की वैल्यू किस के बराबर आ जाएगी आपके पास? P डिवाइडेड बाय स्क्वायर। ठीक है, तो पावर फैक्टर क्या है? cos फाई। cos फाई की वैल्यू ये खुद ही बोल रहे हैं कि cos फाई इज पावर फैक्टर। ये वैल्यू क्या है? लो है। जब लो होगी वैल्यू तो यहाँ पर जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो वर्चुअल पावर की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आएगी? ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, अगर पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? cos फाई की वैल्यू कम होगी, देन लार्ज वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट फ्लो इन द ट्रांसमिशन लाइन फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ दिस E रूट मीन स्क्वायर। तो जो बहुत ज़्यादा लार्ज पावर लॉस हो जाएगा इन द लाइन, देयरफॉर लार्ज पावर लॉस I स्क्वायर R अकर इन द लाइन। बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? वो पावर लॉस हो जाएगा। अगर cos फाई की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, सॉरी कम है, तो ये वैल्यू वर्चुअल पावर की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उसकी वजह से लाइन में बहुत ज़्यादा, चाहे वो हीट की फॉर्म में लॉस होगा लेकिन वो लॉस होगा ही होगा, पावर लॉस होगा लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्टूडेंट, A choke coil in series with a lamp is connected to a DC line. The lamp is seen to glow brightly. Insert of an iron core in the choke cause no change in the lamp brightness. ये बता रहे हैं कि एक चोक कॉइल को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है लैंप के साथ और उसको आगे हमने डीसी लाइन के साथ कनेक्ट किया है। तो जो लैंप है वो ग्लो करेगा ब्राइटली। फिर हमने क्या किया, एक आयरन कोर को इंसर्ट कर दिया चोक में, तो उसकी वजह से भी कोई चेंज नहीं आ रहा है लैंप की ब्राइटनेस में। ऐसा क्यों हो रहा है? तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो इंडक्टिव जो रिएक्टेंस की जो वैल्यू आएगी चोक कॉइल के केस में XL इज इक्वल टू क्या आएगा? ओमेगा L, और ओमेगा की जगह आपने 2 पाई न्यू L लिख देंगे। और फॉर DC
डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे आप तो देखो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, नो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टिव रिएक्टेंस टू द फ्लो ऑफ डीसी यहाँ पर। तो चोक कॉइल क्या कर रहा है, नो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ डीसी। तो यहाँ पर जो ब्राइटनेस होगी तो जो लैंप होगा वो मैक्सिमम क्या होगा, वहाँ पर करंट फ्लो करेगा। ब्राइटनेस ऑफ लैंप इज नॉट इफेक्टेड, ठीक है। तो वो ब्राइटनेस तो उसकी बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन हमने अगर आयरन कोर को भी इंसर्ट कर दिया चोक कॉइल में वहाँ पर, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर यहाँ पर ब्राइटनेस ऑफ लैंप इज नॉट इफेक्टेड इफ आयरन कोर इज इंसर्टेड इन इट। अगर हमने क्या किया, अगर हम डीसी की जगह क्या करें, हम एसी ले लें, हम रिएक्टेंस ऑफ चोक कॉइल ऑफ एसी, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू तो आपके पास आ ही जाएगी। एसी के केस में आपको पता है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। तो फाइनाइट, जब यहाँ पर रिएक्टेंस रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा तो जो बल्ब है वो कम करंट क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो जो ब्राइटनेस होगी लैंप की वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जब एसी का मैं केस यहाँ पर ले रही हूँ, जैसे ही हमने आयरन कोर को इंसर्ट किया चोक कॉइल के अंदर, तो वहाँ पर क्या होगा, अगेन इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वहाँ पर दोबारा से रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्दर जो ब्राइटनेस होगी लैंप की वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो एसी के लिए, फॉर एसी के लिए हमने बताया कि XL की वैल्यू ओमेगा L है, तो 2 पाई न्यू L। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो लार्ज आएगी यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी फॉर एसी लार्ज आएगी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे लार्ज वैल्यू से तो बहुत ज़्यादा रिएक्टेंस, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पर ऑफर होगा एसी के केस में, XL लार्ज। तो जो लैंप होगा वो कम करंट वहाँ पर रिसीव होगा। तो जब कम करंट रिसीव होगा तो ब्राइटनेस लैंप की क्या होगी, कम होगी एसी के केस में। तो बिल्कुल इजी केस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द पीक वैल्यू ऑफ एसी इज 20 एम्पियर। पीक वैल्यू कितनी है एसी की, 20 एम्पियर। वट इज इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आपको पता ही है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, करंट की वैल्यू 20 एम्पियर, पीक वैल्यू तो आई नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 20 एम्पियर। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आई नॉट अपॉन √2, अल्टरनेटिंग करंट वाला एक्सप्रेशन आपने किया है जहाँ पर हमने ये वैल्यू निकाली हुई है। तो पीक वैल्यू है 20 और √2 की वैल्यू, इसको जब आपने डिवाइड करेंगे तो वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमने करंट की निकाल देनी है। डिवाइड करके इसको इतना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि द इलेक्ट्रिक मेन इन द हाउस आर मार्क 220 वोल्टेज। कितनी वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं कि जो वोल्टेज है वो 220 वोल्टेज है और फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। तो आप लिखेंगे वैल्यू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो फिर इस फॉर्म में EMF की फॉर्म में लिखना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर E को 220 वोल्टेज, तो E की वैल्यू आ जाएगी, E0 की जो वैल्यू है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर आपने बता देना है हमारे पास जो वैल्यू आएगी E0 की जो वैल्यू है वो आप कितनी लिखेंगे, E रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो E0 √2 आती है यहाँ पर। तो E0 जो पीक वैल्यू है इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई E रूट मीन स्क्वायर। तो E0 की जगह हम लिख सकते हैं √2 रूट मीन स्क्वायर और साइन ओमेगा टी और √2 ERMS साइन ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू और टी। तो वैल्यू आप पुट कर देंगे √2
इंटू कितनी वैल्यू है आपके पास, ये 220 वोल्टेज साइन ऑफ 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 50 हर्ट्स, जो फ्रीक्वेंसी है लिया है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन इंस्टेनियस जो वोल्टेज है उसके लिए वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इस तरह ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पर कि हाउ कैन एन LCR सर्किट बी मेड प्योरली रेजिस्टिव। प्योरली रेजिस्टिव कैसे बनेगा LCR सर्किट। तो स्टूडेंट्स अब आपको पता ही है कि प्योरली रेजिस्टिव कैसे बनेगा। तो इम्पीडेंस की वैल्यू आपको पता है कि Z इजिकल टू R स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC। XL की वैल्यू भी हमें पता है L ओमेगा, XC की वैल्यू है 1/C ओमेगा। तो यहाँ पर इम्पीडेंस की वैल्यू आप लिख दोगे R स्क्वेयर प्लस XL L ओमेगा माइनस 1/C ओमेगा स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें पता है कि जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कब बनता है, तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए हमने बताया था कि जब ये XL है और ये XC है, जब XL किसके बराबर हो जाएगा, XC के बराबर हो जाएगा, तो ये जो सर्किट है ये कैसा बन जाता है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है व्हेन XL इज इक्वल टू XC के बराबर यहाँ पर। तो Z की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, R के बराबर यहाँ पर आ जाती है। तो LCR सर्किट किसके बराबर बन जाता है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के बराबर। जब XL किसके बराबर आप पुट करोगे, XC के बराबर, तो √R स्क्वेयर आ जाएगा, स्क्वेयर से √ कैंसिल हो जाएगा, तो Z की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, R के बराबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, स्केच ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर इम्पीडेंस की वैल्यू मैंने बताई आपको कि इम्पीडेंस की वैल्यू Z इज इक्वल टू R स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC। XL L ओमेगा लिख देंगे और XC 1/C ओमेगा। तो यहाँ पर Z की जो वैल्यू आएगी √R स्क्वेयर प्लस XL L ओमेगा माइनस 1/C ओमेगा स्क्वेयर, और इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं R स्क्वेयर प्लस L इंटू 2 पाई न्यू माइनस 1/C इंटू 2 पाई न्यू। तो यहाँ पर हमने केस डिस्कस करने थे कि जब हमने ग्राफ बनाना है इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी का, इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी के लिए, तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि जब व्हेन XL इज इक्वल टू XC, XL इज इक्वल टू XC होगा तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी है और ये इम्पीडेंस Z है। तो जब हमने XL इज इक्वल टू XC के बराबर हम पुट करते हैं तो हमारे पास Z किसके बराबर आ जाता है, R के बराबर बन जाता है। तो फ्रीक्वेंसी में रेजिस्टेंस के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। Z इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, R के बराबर आएगा। लेकिन यहाँ पर फॉर लो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अगर आपने कम ली है, जब यहाँ 0 से आप स्टार्ट कर रहे हैं, कम लिया है आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, जब कम आप लेते हो तो Z की जगह यहाँ पर देखो L इंटू 2 पाई न्यू, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। XL इज इक्वल टू L ओमेगा L इंटू 2 पाई न्यू, तब ये वैल्यू कैसी आएगी, स्मॉल आएगी। लेकिन XC 1/C ओमेगा 1/C इंटू 2 पाई न्यू, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन XC की वैल्यू आएगी वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा वैल्यू और बहुत कम वैल्यू। जब आप इसको माइनस करोगे और स्क्वायर करोगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, इम्पीडेंस की वैल्यू। जब हम Z में पुट करेंगे इस वैल्यू को, Z की वैल्यू बहुत ज़्यादा आने वाली है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। कब, लो फ्रीक्वेंसी पर भी,
लो फ्रीक्वेंसी पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्स सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा और एक्स एल की बहुत बहुत कम। तो बहुत ज़्यादा से बहुत कम आप माइनस करोगे और इसका स्क्वायर भी है, फिर उसमें जो प्लस करके वैल्यू आएगी तो जेड की वैल्यू बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो बहुत ज़्यादा जब आएगी तो ये ग्राफ थोड़ा यूं करके ज़्यादा आएगी और यहाँ पर ये वैल्यू है एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि जब एक्स एल की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स सी के बराबर है, तो जेड की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आर के बराबर आ जाएगी। अब फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, फॉर वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एक्स एल आपको पता है एल ओमेगा एल इंटू 2 पाई न्यू, बहुत ज़्यादा आने वाली है वैल्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की तो वेरी लार्ज। लेकिन एक्स सी की वैल्यू अब सी इंटू 2 पाई न्यू, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो एक्स की वैल्यू वेरी स्मॉल। अब बहुत ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर इंडक्टर की आ रही है माइनस बहुत, जैसे 100 वैल्यू आ रही है अगर इंडक्टर की तो -1 आ रही है कैपेसिटर की, कैपेसिटर रिएक्टेंस की। तो 99 स्क्वायर आ जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे फिर उसमें आर की वैल्यू को ऐड करेंगे तो इम्पीडेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो ये ग्राफ ऐसे करके ऊपर से न्यू करके नीचे को, और इस स्टेज में क्या होगा, एक्स एल किसके बराबर आ रहा है, एक्स सी के बराबर आ रहा है। तो इस तरह बनेगा स्टूडेंट्स ये ग्राफ। तो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और उनको न्यूमेरिकल्स को भी आपने अच्छे से थोड़ा सा इसको समझना है। अगर आपको ये क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए हैं तो इसका मतलब आपके पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट के क्या हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं। ओके, थैंक यू।